कराची में दूध फरोशों की मनमानियों से तंग आकर लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे पर कमिश्नर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई और दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि कराची में 140 से 150 रुपये लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अदालत ने 4 हफ्ते में कीमत के तयन का हुक्म दिया था, मगर इस हुक्म पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क में जो महंगाई का आलम है, हर कोई परेशान है। आपको मालूम है चारे की क्या कीमत है, हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन बदलते नज़र आ रहे हैं और हर तबके के लोग परेशान हो रहे हैं, जिस पर वकील ने कहा कि कीमतों का तयन करना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हाँ जी, और इस मौके पर कमिश्नर कराची ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी के मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 24 नवंबर को स्टेक होल्डर्स के साथ एक और इजलास होगा। कोशिश है इजलास में मुत्तफिका नर्ख तय हो जाए, वरना इंतजामिया फैसले करेगी। बिल्कुल, और अदालत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और दूध की कीमतों का तयन करने की हिदायत करते हुए समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिया है। लेकिन अवामी राय क्या है, अवाम कितने परेशान हैं, ये नर्ख तब्दील हो जाते हैं, मनमाना इजाफा कर दिया जाता है, अवाम क्या कह रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश की, आपको वो सुनाते हैं। ये दूध ही था, उसमें भी महंगाई कर दी। पेट्रोल तो ऊपर जा ही रहा था तो दूध भी चला गया। तो इस तरह से तो हुकूमत नहीं चलेगी, आवाम परेशान है। हमारे यहाँ दूध की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, यानी कहीं 110 है, 120 है, कहीं 140 है, यानी जो दुकान अपनी मन मानी यानी कि अपने रेट रखे हुए हैं, लेकिन कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। अभी तो और भी 20 रुपया महंगा हो गया है, 150 रुपया किलो हो गया। हम तो बच्चों को क्या पिलाएं, ये तो दूध इतना महंगा हो गया है, तो अभी तो गरीब बन गया, बिल्कुल गुजारा ही नहीं होता है। जो सिचुएशन है वो दूध के हवाले से वो इंतहाई नाकुफ्ताबे है, क्योंकि दूध जो है इतना वो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत की लगाम से बेकाबू हो चुका है। ये कहना चाहिए कि हम दूध पिलाएं, बच्चों को पानी पिलाएं, ज़्यादा मेहरबानी करो, कुछ हमारे साथ ये रिक्वेस्ट करें, जो रेट कम करें। इतना जुल्म क्यों हो रहा है? इस वक्त दूध शक्कर के अंदर सब जितने भी दुकानदार हैं, सबके मुख्तलिफ अलग अलग रेट चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कम से कम इंतज़ामिया इस पर कोशिश करे, नोटिस ले, जो भी रेट एक मुकर्रर है उसी रेट पर सबको दिए जाए। हुकूमत से यही मुतालबा है, ये दूध का जो रेट है बहुत कम करना चाहिए और ये पैसा जो इन्होंने आगे बढ़ाया ये वापस करना चाहिए इनसे। भाईजान ये तो आवाम तंग आया महंगाई से, लोग ऐसे चाय कम पी रहे, 20 रुपये और दूध बढ़ गया, हम लोग भी चाय का रेट बढ़ाएगा। ये आपने अवामी राय जानी। अवाम तो परेशान ही होते हैं जब इस तरह की सूरत हाल होती है। हम बात करेंगे, सदर हैं डेयरी फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन के और शाकिर गुजर साहब। शाकिर गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुज़श्ता समाअत के हवाले से अगर बात कर लें, कमिश्नर कराची कह रहे हैं कि जी स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी मीटिंग होनी है, इजलास होगा 24 तारीख को, यानी कि कल इजलास हो रहा होगा। तो आप लोग ही स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों के साथ ही इजलास होगा, आपसे कोई बात हुई है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। हम तक अभी कोई इत्तला नहीं आई है कल के इजलास के हवाले से। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ज़रिए हमें इत्तला ज़रूर मिली है। तो ये स्टेक होल्डर्स आपके अलावा भी कोई हो सकते हैं इसके अंदर, कि शायद कमिश्नर कराची किसी और की तरफ देख रहे होंगे, वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कुछ तय कर लिया जाए? असल में कमिश्नर कराची देखें, इसमें बीच में 3 डायमेंशन में कारोबार है। इसमें होलसेलर है, रिटेलर है और डेयरी फार्मर है। और यकीनन सबसे ज़्यादा जो कास्ट बढ़ी है वो डेयरी फार्मर की बढ़ी है। दीगर के भी अखराजात बढ़े होंगे, पर 4 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और कमिश्नर साहब को नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए इसमें। और यकीनी तौर पे आप सब जानते हैं कि दूध इनपुट्स की फाइनल प्रोडक्ट है, जिनकी महंगाई का रोना सबीर हो रहे हैं। और यकीनी तौर पे हम सबको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर कमिश्नर कराची 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, इसके बारे में भी एजेंसीज को और दीगर जो हमारे इदारे उन्हें सोचना चाहिए, कहीं कोई करप्शन तो नहीं है पीछे। तो बहुत ज़रूरी है, जब नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा ये समझ लें तो आप यही समझेंगे कि दूध महंगा मिल रहा है, जबकि 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कल महकमा लाइव स्टॉक ने दूध की कीमतों का तखमीना जारी कर दिया है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, जो कि 133 रुपया फी लीटर एक्स फार्म गेट है। और गवर्नमेंट जो हमारे कमिश्नर साहब है उनका 94 रुपीज़ है रिटेल साइड पे, और फार्मर रेट उन्होंने 85 रुपए रखा हुआ है और महकमा लाइव स्टॉक ने 133 रुपए का दिया है, जिसमें हमारा प्रॉफिट शामिल करके
रिटेलर और होलसेलर का शामिल करके 178 रुपया 60 पैसा फी लीटर दूध की कीमतें बन रही हैं जो होने जा रही हैं महकमा लाइव स्टॉक की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक। लेकिन गुजर साहब इससे मुतफ़िका बात हो रही कि मुतफ़िका निर्ख तय होंगे, लेकिन क्या मुतफ़िका निर्ख इस तरह के होंगे जिस पे आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे और फिर आवाम भी उस पर खुश हो रही है कि हाँ ये ठीक है, इसी पर हम लोग ले लेंगे? असल में जी देखें, जब जो जमूद तारी है, जब बर्फ पिघलेगी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मुत्तफिक हो ही जाएंगे ना, और कहीं पे हमें लचक लेनी पड़ेगी, कहीं पे कमिश्नर कराची को, कहीं पे कंज्यूमर सोसाइटी को। देखिए अवामुन नास को मुतमईन करने के लिए देखिए महंगाई के तूफान की जद में हम सब में ये हम सभी समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है हम किसी न किसी नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है, आप कहाँ तक लचक ले लेंगे गुजर साहब? अगर आपसे बातचीत होती है तो आपने कुछ जहन तो बना रखा होगा कि जी कि इतनी लचक के लिए हम तैयार हैं कि जी कि इससे कम हम नहीं करेंगे, वो जरा शेयर कर दें। अगर आपसे बात होती है, कल इजलास हो जाता है, आपको बुला लेते हैं। असल में जी देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्स फार्म गेट जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 133 रुपया फी लीटर है, ठीक है। उसमें हमारा प्रॉफिट जो है कम अज कम भी 20% तो होना चाहिए ना। हम उसमें कुछ ना कुछ लचक ले सकते हैं। 20% नहीं दे, हमें 10% दे दें, कोई बात नहीं है उसमें। और यकीनन उसके अंदर आगे फिर होलसेलर, रिटेलर, उसका फ्रेट, ये तमाम चीजें हैं, और ये 250 रुपए से ऊपर बन रही है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हमारे, ठीक है ये लचक, ठीक है, लचक सामने देख ली गुजर साहब के हम कितनी रियायत कर रहे हैं, ये सबने देख लिया। साथ ये बता दीजिएगा, कमिश्नर कराची कह रहे थे कि जी कि जो मुनाफाखोर हैं, मनमाने नर्ख जिन्होंने कर रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, आपके को बंदे गिरफ्तार हुए हैं? जी हो रहे हैं जुर्माने। देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि कमिश्नर साहब को मिल्क रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कमिश्नर कराची को या दीगर जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी तोपों का रुख डेयरी फार्मर्स की तरफ करना चाहिए। वो आए हमें गिरफ्तार करने, बहस कर नहीं, हम इज्तिमाई गिरफ्तारियां देते हैं इन्हें, और ये समझ लें कि जब वो हमें गिरफ्तार नहीं करने आएंगे तो वो हमें कहें हम गिरफ्तारियां देने आ जाते हैं उनके पास तमाम डेयरी फार्मर्स। तो देखें ये ज्यादती करते हैं मिल्क रिटेलर्स के साथ, और जो मिल्क रिटेलर्स के साथ ज्यादती है, गरीब जिसने 5 मन दूध बेचना है, आप उसके ऊपर 15-15, 20-20 हजार रुपए जुर्माना कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, ये रिटेलर्स के साथ। अच्छा, लेकिन शाकिर गुजर साहब, हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही होती हैं दूध की, सब कुछ, मतलब आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बता दिया, सारा कुछ बताया, लेकिन हम मसला देखते हैं मिलावट का, वो वाली चीज़ नहीं हल हो रही होती। ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? असल में जी देखिए, कराची और हैदराबाद के शहरी बड़े खुशकिस्मत है कि यहाँ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, यहाँ पे अडल्ट्रेशन नहीं है। अगर कहीं चंद फीसद अगर है भी तो वो पानी की मिलावट है। बाकी मुल्क भर में जो जहाँ पे देही इलाकों से दूध खरीद के लाया जाता है वहाँ फिर भी मिलावट हो सकती है, क्योंकि वहाँ से एक लंबा प्रोसेस है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर आ गया, उन मज़ाफ़ात से कलेक्ट किया जाता है दूध और फिर शहरों तक लेके जाया जाता है, तो बीच में मिलावट होती है। और उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी भी कार्रवाई कर रही है। सिंध में जो है, देखिए सिंध ये लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल मुल्क है, हम दुनिया के चौथे बड़े दूध के पैदावारी हैं, और यकीनन जब इतने बड़े पैदावारी हैं तो खालिद दूध फरोख्त होगा ना, फिर तो अडल्ट्रेशन इंतहाई कम है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है शाकिर गुजर साहब, आपने अच्छी मिलावट और बुरी मिलावट जो है उसकी भी अच्छी डेफिनेशन किया कि सिर्फ चलें जी अगर थोड़ा बहुत होता तो पानी मिला लेते हैं। लेकिन साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये सवाल किया कल कि आपको चारे की कीमत का पता है कि वो कितनी है? आपको लगता है कि इंतजामिया को पता है कि चारे की कीमत कितनी है? असल में जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, दूध की कीमतों का मामला महकमा लाइव स्टॉक के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो मुताल्लिका महकमा है, उन्हें सब चीज़ों का पता है। कमिश्नर कराची या कंज्यूमर सोसाइटी या दीगर ब्यूरो ऑफ सप्लाई, इन्हें यह नहीं पता भैंस का दूध कहाँ से निकलता है, तो इन्हें चारे की कीमतों का कहाँ से पता चलेगा? तो बात यह है, जो दूध की कीमतों का, चारे की कीमतों का इनके इल्म में नहीं है, और ये अपनी जानिब से। ठीक है शाकिर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग तक कमिश्नर कराची की जानिब से कोई नोटिस नहीं, कोई हिदायत नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं आई कि कल इजलास है और आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपसे इस पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ेंगे जी और कुछ कोरोना वायरस का जिक्र करेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान की बात की जाए तो कोरोना वायरस का जोर टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अमवात और मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी देखी जा रही है। मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम है, जो कि बहुत खुशाइंद है। बिल्कुल, बहुत खुशाइंद बात भी। और अगर हम उधर आलमी वबा की बात करें तो उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए साइंसदानों की पेशकदमी जारी है। कोरोना के खिलाफ मौत के खतरे को 90% कम करने वाली जो गोली है वो उसके इस्तेमाल के इकदाम में तेज़ी आ गई है। और दवासाज अमरीकी कंपनी फाइजर ने अपनी गोली कोरोना मरीजों को देने के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी की दरख्वास्त भी कर दी है। हाँ जी, और मंजूरी मिलने की सूरत में क्या होगा कि एंटीवायरल गोली चंद हफ्तों में मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। इसके ऊपर हमने माहिराना राय खैर लेनी है। उधर अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन का जो सिलसिला है वो जारी है, वैक्सीनेशन जारी है, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। उसका आगाज़ हो चुका है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए फाइजर और अगर हम देखा जाए ये वैक्सीन ये लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की 5वीं लहर, इसके बहुत ज़्यादा जो है खदशात भी इसके ऊपर हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। यूरोप का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर खतरे की घंटी तो बजा दिया भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर तो खतरे की घंटी बज गई। लेकिन उसके बाद हम अगर देखें तो ऑस्ट्रिया ने मुल्क गिर लॉकडाउन का भी नफाज का ऐलान कर दिया। उसके अलावा फ्रांस की अगर बात करें वहाँ पर नए केसेस की तादाद में बिजली की कहा जा रहा है कि रफ्तार से ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जबकि कोरोना वायरस की एक झेली किस्म डेल्टा प्लस के केसेस बरतानिया में भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, जनवरी की बात हो रही थी, पाकिस्तान के हवाले से भी बात हो रही थी, दुनिया भर की भी बात हो रही थी कि जी के जनवरी के करीब जाकर 5वीं लहर आ सकती है। और जब जब माहिरीन ने ये कहा है तो अनफॉर्चुनेटली लहर आई भी है। और इस तरीके से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन लहरें उस तरह से आती रही हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर इमरान शरीफ, स्टूडेंट प्रोफेसर एरिज़ोना यूनिवर्सिटी अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया फॉर द इन्विटेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पहले तो हम 5वीं लहर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम खौफज़दा ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं जब इस तरह की बातें सुन रही होते हैं। खदशा है 5वीं लहर का? बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको खाली अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ। उसमें हमारे केसेस काफ़ी नीचे आ गए थे। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 250,000 कुछ महीनों तक थे, उसके बाद कम होने शुरू हुए। तो इस वक्त केसेस कम हुए थे, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स हैं जिसमें केसेस ऊपर चले गए। तो समझ लें कि एक दिन में 24 आवर्स में क्लोज टू 90,000 केसेस इस वक्त हो रहे हैं। और 29 स्टेट्स जिनमें ये केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनमें ये केसेस। तो 5वीं लहर आएगी और जो उसकी इंटेंसिटी है, इट विल ऑल डिपेंड्स कि किन ममालिक में वैक्सीनेशन हो चुकी है, कितनी हो चुकी है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को ले लें तो वहाँ तो 4% से भी कम वैक्सीनेशन हुई है। तो इस तरह से इन ममालिक में लहर काफ़ी तेज़ आएगी, लेकिन जहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुकी है इंटेंसिटी कम होगी और केसेस कम होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से अब अमेरिका में उन्होंने ये कर दी कि 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी वैक्सीनेशन जो है वहाँ पे उनको वैक्सीनेट करने का जो है वो आगाज़ कर दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोगों को कहा जाता है कि 5 से 11 तक के जो बच्चे हैं उनको लगानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उनमें हेजिटेंसी देखी जा रही है। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि उन पेरेंट्स को उनको बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाना होगा? देखें, जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर इनको इन्फेक्शन होगा और अपने वहाँ स्कूल में भी ये इन्फेक्शन फैलेगा। उसके बाद जब ये इन्फेक्शन घर लेकर आएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड से और काफ़ी बीमार हो सकते हैं। तो बच्चों को वैक्सीनेट करना इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बच्चों में एक MIS-C, एक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिजीज़ है जो कि रिपोर्ट की गई है। ये बिल्कुल सिमिलर है कावासाकी डिजीज़ की तरह, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स है। तो उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, उसके केसेस रिपोर्ट हुए। तो चीज़ें हो सकती हैं बच्चों में, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आप वैक्सीनेट करें। पेरेंट्स का ये सवाल अच्छा होगा कि इन लॉन्ग रन इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखें, वैक्सीन ब्रांड न्यू है और हम इसके बारे में लर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मेजर इशू, मेजर साइड इफ़ेक्ट, मेजर इम्पैक्ट हमें नहीं मिला है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस लग चुके हैं। तो आई थिंक लुक्स लाइक अ वेरी सेफ वैक्सीन। मेरा तो यही कहना होगा कि आपके पास अगर वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में तो आप ज़रूर लगवाएं। और हमारी अपनी भी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर US गवर्नमेंट से, जैसे कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सेनेटर हो गए, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वैक्सीन मिले थ्रू कोवैक्स प्रोग्राम। आपको पता है 20 से 25 मिलियन आ चुके हैं। तो हमारी कोशिश है कि और वैक्सीन पाकिस्तान में आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ऑरल मेडिसिन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि गोली, कोई ऐसी दवाई आ जाए कि जो
इफेक्टिव हो कोरोना वायरस की सूरत हाल के वाले से? फाइजर कह रही है कि जी कि हमने तैयार कर ली, FDA के पास है, आपके पास क्या अपडेट है उसकी? देखें, ये जब से कोविड के ऊपर काम शुरू हुआ है तो ओरल मेडिकेशन के लिए पिछले 1-1.5 साल से रिसर्च चल रही थी। तो मर्क ने पहले इंट्रोड्यूस की अपनी मेडिकेशन, जो कि मेरा ख्याल है महीना भर पहले उन्होंने अपना डेटा जो है मीडिया में डिस्कस किया, तो उनकी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। फाइजर ने ऑलमोस्ट अ वीक अगो उन्होंने अपना डेटा शेयर किया, 89% इफ़ेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन में और सिवियर डिजीज़ में। तो ये मेडिकेशन जो है हमें सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने होंगे, पहले 2 से 5 दिन में ये मेडिकेशन लेनी होगी, तो उससे इंटेंसिटी और सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ जो है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कोविड के हैं उसमें आप आईसीयू में चले जाते हैं, वेंटिलेटर में चले जाते हैं, तो आपके बचने का चांस बहुत थोड़ा रह जाता है। अगर आप ये मेडिकेशन ले लेंगे तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लेंगे, और आपकी जो मोर्टेलिटी है, डेथ है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव। कब तक अवेलेबल होगी डॉक्टर साहब, कोई आइडिया लगाया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से अब ये 5th वेव का हमें कंसर्न है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स FDA जो है इसके केसेस वगैरह इसका डेटा रिव्यू करेगी, और मोस्ट लाइकली जो फाइजर ने डेटा शेयर किया है, इट लुक्स वेरी इफेक्टिव, हो जाएगी अप्रूव हो जाएगी। और फिर जिस तरह से अगर वहाँ तो अप्रूव हुई थी, तो फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें कब तक इनकी सप्लाई होगी, कि फ़ौरन सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे? देखिए, अमेरिका ने ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन डोजेस प्रोक्योर कर लिए हैं। अच्छा। तो अब यह है कि इनिशियली तो लगता है कि ज़्यादातर मेडिकेशन जो है वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट होगी। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पेमेंट भी कर दिया है, तो इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी डाइवर्टेड। और वहाँ से अगर अमेरिका डाइवर्ट करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, ऑब्वियसली वैक्सीन का तो कोवैक्स प्रोग्राम था ना, दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, तो इसका देखना पड़ेगा कि हाउ दे गोना डिस्ट्रीब्यूट टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो वो अभी इट्स एन अननोन, लेकिन ये कि आपको पता है कि अमेरिका इज़ ऑलवेज द लीडर, हर चीज़ में वो पहले सबसे आगे होते हैं, और फिलैंथ्रोपिक वर्क में भी सबसे आगे होते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में थे, हम आपसे रहनुमाई लेते रहते थे, पूछते रहते थे, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, अमेरिका में ये सूरत हाल है, रिसर्चेस क्या हैं। आप कोरोना के बाद शायद पहला विजिट है आपका पाकिस्तान का? ये जी लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर था उस वक्त केसेस ऊपर जा रहे थे पाकिस्तान में, लॉकडाउन वाली सूरत हाल, लॉकडाउन आने वाला था। तो अब डॉक्टर साहब, आप अमेरिका की बात करें, आप अमेरिका से फ्लाई किए, पाकिस्तान पहुंचे, आपने फ़र्क क्या देखा है, अवाम के रवैये में क्या फ़र्क देखा है? जी देखें, अवाम इस वक्त, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में इतनी इंटेंसिटी नहीं आई है इस डिजीज़ की, और कॉम्प्लिकेटेड और सीवियर केसेस नहीं हुए हैं। उसकी वजूहात हो सकती हैं मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पर आवाम जो है खुश है, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। अपना रेस्टोरेंट पूरे भरे हुए हैं, शॉपिंग मॉल फुल हैं, मास्क मुझे कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेकिन मैं तो मास्क पहन के जाता हूँ जब भी आउटडोर। अच्छा, आपको हैरानी हुई या फिर आपको खुशी हुई कि चलें कोई नहीं, ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं? देखें, हम खुशी हुई, लेकिन एक कॉशियस थिंग मैं जो सबको सजेस्ट करूँगा कि ये जो वायरस है ये हमारे साथ रहने वाला है। तो आपने वैक्सीन लगवाएं, आप मेडिकेशन लें, लेकिन आप जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, SOPs हैं, वो फॉलो करें। Exactly. वो देयर इज़ नो रीज़न, मास्क पहनने में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मास्क हर जगह अवेलेबल है। और अब तो आदत बना लेनी चाहिए कि हम इतने टाइम से हम उसको चीज़ को कर रहे हैं, हम उसको मास्क वेयर करते हैं, तो हमें तो अब आदत बना लेनी चाहिए, अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। अब इस रिलैक्सेशन वाले माहौल में अगर हम देखें कि हमें जिस तरह से 5th वेव का भी कहा जा रहा है कि जनवरी में आ सकते, तो हम लोगों को क्या इकदाम करने होंगे कि हम 5th वेव के अंदर ना एंटर हो रहे हो? देखें, वैक्सीन सेव्स लाइफ, तो वैक्सीन, तो वो तो आप उसके ऊपर काम करते रहें एग्रेसिवली। जितने ज़्यादा लोगों को विलेजेस में, सिटीज़ में, जो भी आपका प्रोसेस है, और लोगों को इंसेंटिव दें कि आप आके वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को वैक्सीन लगवाएं व्हेन इट्स गेट्स अवेलेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो नॉर्मल SOPs हैं उसको ना रोकें, उसको करते रहें, क्योंकि अगले 2022 में भी हम इसी के साथ डील कर रहे होंगे कोविड को मुख्तलिफ इंटेंसिटी में। तो जब तक ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती कि ये वायरस जो है अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुका है, ये कम हो गई है, उस वक्त तक हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरी लॉस ऑफ ह्यूमंस हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ बूस्टर डोज पे भी आपसे हम रहनुमाई ले लेते हैं कि अब जनवरी की बात हो रही है, 5th वेव आ रही होगी आसपास तमाम ममालिक में दुनिया में, तो हमें भी खदशा है उसका।
ऐसे में कई लोग परेशान हैं कि जी कि हमने तो शुरू में ही खुद को वैक्सीनेट करवा लिया था पाकिस्तान में, फिर बात हो रही थी पता नहीं इसकी एफिकेसी 5 माह है, 6 माह है, कितने देर तक इसके असरात रहेंगे, एंटीबॉडीज़ कब तक रहेंगे। जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, बूस्टर डोज के हवाले से आप क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को भी और उन लोगों को भी कि क्या नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर वैक्सीनेटेड हैं, 6-7 माह हो भी गए हैं तो आप लोग सेफ़ हैं, क्या इसके ऊपर आप उनकी रहनुमाई? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया। दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। अब जो रिसेंट स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं विद इन लास्ट वीक, उसमें फाइज़र, मॉडर्ना और J&J, जो 6 मंथ में मॉडर्ना की जो एंटीबॉडीज़ हैं और उसका एफिकेसी है वो ऑलमोस्ट डाउन टू 45%। ओके। फाइज़र की जो है ऑलमोस्ट डाउन टू 35% और जो हमारा J&J है इट्स ऑलमोस्ट डाउन टू 17% विद इन 6 मंथ। तो ये तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है से अगर उन्होंने जनवरी में लगवाई है, फरवरी में लगवाई है, तो वो अपना बूस्टर लगवाएं एज लॉन्ग एज वो एलिजिबल हैं, लाइक एज उनकी 65 एंड अबव है, उनको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, रीनल फेलियर है, तो वो सब बूस्टर लगवाएं। और नॉर्मल पॉपुलेशन का एटलीस्ट इन अमेरिका अभी उसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन हो जाएगा। तो जैसे ही आप अवेलेबिलिटी होती है बूस्टर की, आप सब बूस्टर लगवाएं। उसमें 5th वेव को हम इसी तरह डिफीट कर सकते हैं बूस्टर लगवाने। यानी कि इसमें डॉक्टर साहब एक और अहम चीज़ आपने नुक्ता खड़ा किया, अगर जी मॉडर्ना 45% और 35% फाइजर है, 17% J&J है, तो फिर तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं भी तो आपको अब मास्क पहनना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपने इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से आप मास्क भी पहने, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइज़र, क्लीनलीनेस, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें और बूस्टर लगवाएं, जो कि एज आई सेड क्या वजूहात हैं बूस्टर लगवाने की। और एक और चीज़ जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको साइनोफॉर्म लगी है वैक्सीन इनिशियली, साइनोवैक लगी है, कैंसिनो लगी है या फाइजर लगी है, मॉडर्ना लगी है, तो आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बूस्टर जो है अगर आप फाइजर या मॉडर्ना का लगाएं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके फाइजर लगे हैं तो आप फाइजर लगवाएं, लेकिन अगर आपकी दूसरी वैक्सीन लगी हैं जो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मॉडर्ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फाइजर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसका बूस्टर आप लगवाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे सवाल से। तो जी अब एहतियात आप लोग करें क्योंकि खदशा मौजूद है 5th वेव का और जनवरी की बात हो रही है, जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, एहतियात बहुत ज़्यादा करें। वैसे भी स्मोक की वजह से तो आपने अब मास्क लगाना ही है, कोरोना की वजह से लाजमी तौर पर समाजी फासला भी बरकरार रखें कोरोना की वजह से। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।